हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्कीम ऑफ सीपीसी एंड द प्रिलिमिनरी पार्ट दैट इज सेक्शन 1 टू सेक्शन 8 ऑफ सीपीसी। जो है वो मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है बॉडी, दूसरा पार्ट है शेड्यूल एंड तीसरा पार्ट है अपेंडिक्स। तो जो बॉडी है उसमें है 11 पार्ट्स है और 158 सेक्शंस है। जो बॉडी है उसको लेजिस्लेचर के पास उसकी पावर है अमेंड करने के लिए। लेजिस्लेचर उसको चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है। जो शेड्यूल है उसकी उसको चेंज करने की पावर है हाई कोर्ट के पास। जो लोकल हाई कोर्ट्स है उनके पास पावर है रूल्स को चेंज करने की या बनाने की। ठीक है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें है 51 ऑर्डर्स। सेकंड शेड्यूल है वो रिपील हो गया था 1940 में। थर्ड शेड्यूल है वो भी रिपील हो गया था 1956 में। फोर्थ शेड्यूल है वो भी रिपील हो गया था 1952 में। और फिफ्थ शेड्यूल भी रिपील हो गया था 1914 में। और थर्ड पार्ट है अपेंडिक्स। ये है 8 होते हैं ये। और ए टू एच में बेयर एक्ट के लास्ट में ए टू एच में ये दिए गए हैं। तो आप एक बार जाके इन्हें जरूर चेक करना। ओके। अब हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी पार्ट। इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारे सीपीसी इनेक्ट कब हुई। सीपीसी 1908 इनेक्ट हुई 21 मार्च 1908 को। ठीक है। उसके बाद कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले हम उसका प्रियम्बल देखते हैं। इसका प्रियम्बल में है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। ओके। अब हम पढ़ते हैं, सीधा सेक्शन 1 पे आते हैं। सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, इसमें कहा गया है कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ठीक है। अब सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में लिखा गया है इसकी डेट की, कब हमारी सीपीसी इन्फोर्स हुई। 1 जनवरी 1909 को सीपीसी इन्फोर्स हुई। ओके। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 ये बताता है हमें कि हम सीपीसी कहाँ तक एक्सटेंड होगी, सीपीसी कहाँ तक अप्लाई होगी। ठीक है। तो सीपीसी अप्लाई होगी पूरे इंडिया में एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से एरियाज होंगे? इंक्लूड द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। इसकी याद करने की ट्रिक है एटीएम। बस एम को 2 बार लिखना है। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, एम से मेघालय। जो द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उस वो नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गेजेट में एक्सटेंड कर सकती है इस कोड के प्रोविजंस को पूरे नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में, या उनके किसी पार्ट में, एक पार्ट में भी कर सकती है वो, या पूरे नागालैंड में और पूरे ट्राइबल एरियाज में, जो ये 4 हैं दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में एक्सटेंड कर सकती है इस कोड के प्रोविजंस को। ओके। देन हम देखते हैं सेक्शन 1 सबसेक्शन 4। इसमें बताता है कि ये कोड अप्लाई करता है अमिंडिवी आइलैंड्स पे, एजेंसीज ऑफ ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ये यहाँ भी अप्लाई करता है। ओके। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस पार्ट को। सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे और जो डेफिनेशंस बचेंगी वो एक बार आप बेयर एक्ट से रीड कर लेना। ओके। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में दे रखा है, फर्स्ट डेफिनेशन है कोड की। कोड का मतलब क्या होगा?
कोड का मतलब है रूल्स। अब हमें ये भी नहीं पता कि रूल्स का मतलब क्या होगा सीपीसी में, तो रूल्स की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी में। तो रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ हाई कोर्ट एंड फॉर्म्स ऑफ अपेंडिक्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है, या फिर वो रूल्स जो सेक्शन 122 एंड सेक्शन 125 है सीपीसी के, उसके अंडर बनाए गए हैं। ये हाई कोर्ट रूल्स बनाता है, ठीक है। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में दिया गया है डिक्री। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है डेफिनेशन डिक्री की। ओके, अब देखते हैं कि डिक्री होती क्या है। डिक्री का मतलब है कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, and may be either preliminary or final. It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. देखो अब ये क्या कहता है कि डिक्री क्या होती है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है। किसका? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल फाइंडिंग ऑन अ डिस्प्यूटेड इशू। किसी भी डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर कोई भी जुडिशियल फाइंडिंग है उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या होता है? जुडिशियल फाइंडिंग होती है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन है एक जुडिशियल फाइंडिंग का, ठीक है। सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, कोर्ट उसको एक्सप्रेस करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट्स को। जो भी मैटर कंट्रोवर्सी में हुआ है या जो भी मैटर है सूट का, उसको उसमें जो पार्टी का राइट है उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है। और वो या जो डिक्री पास करता है वो या तो प्रिलिमिनरी होती है या फाइनल होती है, ठीक है। इट शैल बी डीम टू इंक्लूड, तो अब ये डिक्री है, ये क्या क्या इंक्लूड करती है? पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी डिक्री मानी जाती है। और द डेटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये दोनों डिक्री में इंक्लूड होते हैं। और इंक्लूड क्या नहीं होता है? कोई भी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, और कोई भी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये दोनों ये दोनों डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 डिक्री में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब हम डिक्री, इसमें बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी, हम ये भी पढ़ लेते हैं। A decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of. अब ये बता रखा है इसने, प्रिलिमिनरी डिक्री दो टाइप की होती है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है इसने इधर एक्सप्लेनेशन में कि प्रिलिमिनरी डिक्री वो होती है जिसमें कि फर्दर सूट जो है वो फर्दर चल रहा है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है कंप्लीटली। और जब डिक्री फाइनल होती है तो एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट। जो भी मैटर है, जो भी जुडिशियल फाइंडिंग है, वो एक सूट के ऊपर आ गई है कंप्लीटली और सूट डिस्पोज हो गया है। ये जो डिक्री है ये पार्शली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्शली फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। अब हमने देख लिया टाइप्स, दो होते हैं डिक्री के, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है वो डिक्लेयर करती है पार्टीज के राइट्स को, ठीक है। और जो फाइनल डिक्री होती है वो कंप्लीट करती है, एंटायर मैटर कंप्लीट हो जाता है, सूट डिस्पोज हो जाता है, तब आती है फाइनल डिक्री। और एक फाइनल डिक्री है वो प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो प्रिलिमिनरी डिक्री के अकॉर्डिंग आती है फाइनल डिक्री, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल अ फाइनल डिक्री इज पास्ड। जब तक फाइनल डिक्री पास नहीं होती है तब तक प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, ठीक है। और अगर दो प्रिलिमिनरी डिक्री हैं तो सब्सिक्वेंट जो, मतलब जो बाद वाली जो डिक्री आई है, प्रिलिमिनरी डिक्री जो बाद वाली है, वो ओवरराइड करेगी पहले वाली को। ये दिया गया है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में, ठीक है।
अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि सूट्स, वो कौन से सूट्स हैं जिसमें मोस्टली प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है। तो हम एक बार इसमें नजर मार लेते हैं। जैसे प्रीएम्पशन सूट्स हैं, मॉर्गेज सूट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सूट्स हैं, प्रोबेशन एंड मीन प्रॉफिट सूट्स हैं, अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट सूट्स हैं, पार्टीशन सूट्स हैं, फोरक्लोजर सूट्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सूट्स हैं और सूट्स फॉर सेल है। इन सब में प्रिलिमिनरी डिग्री पास होती है। ठीक है, अब हम आगे वाले डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में दिया गया है डिग्री होल्डर means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। डिग्री होल्डर वो होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमेन्स लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जो केस जीत गया है, ठीक है, जिसके पास डिग्री है, जिसके फेवर में डिसीजन आ गया है। ठीक है, अब सेक्शन 2(9) देखते हैं। इसमें है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। कोई भी डिक्री या ऑर्डर के ग्राउंड्स पे जो स्टेटमेंट दी है जज ने, उसको बोलते हैं जजमेंट। जजमेंट में क्या होता है, ये इसेंशियल कंटेंट्स हैं जजमेंट के। ये होता है कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होता है, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होता है, डिसीजन होता है हर एक पॉइंट के ऊपर, रीजन फॉर सच डिसीजन दिया गया होता है, जजमेंट क्लियर होती है, प्रेसाइज होती है और एक समरी ऑफ एविडेंस इंक्लूड करती है और रीजनिंग ऑफ द डिसीजन होता है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर कौन होता है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर या डिक्री आई है। ठीक है, तो means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made। ठीक है, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ये होता है मेन प्रॉफिट्स। मेन प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, देखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं पहले इसको फिर समझते हैं। Mean profits of property means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, but shall not include profits due to improvements made but the person in wrongful possession। ठीक है, अब मीन प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने दूसरे कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, तो पर्सन ए ने पर्सन बी की प्रॉपर्टी को इलीगली एक्वायर कर लिया है, पोजेशन में ले लिया है और वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो भी उस जगह से उसको प्रॉफिट हुआ है, वो सब प्रॉफिट वो बी को देगा, क्योंकि उसने बी की प्रॉपर्टी एक्वायर की है ए ने, तो वो बी को वो जितना उसको प्रॉफिट हुआ है वो देगा उसको। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ देगा, बट उसमें अगर उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं और उनकी वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो नहीं इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, अब है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। ऑर्डर का मतलब है कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ कोई भी डिसीजन है सिविल कोर्ट का जो कि डिग्री नहीं है। ऑर्डर्स, जैसे कोई कोई भी केस चल रहा होता है उसमें बहुत सारे बीच में ऑर्डर्स पास होते हैं, तो इसका मतलब ये एक ऑर्डर पास हो गया किसी के फेवर में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस जीत गया। ऑर्डर्स के डिक्री, ऑर्डर्स को डिक्री नहीं बोल सकते, ये सिर्फ फॉर्मल एक्सप्रेशन है, कोई डिसीजन लेता है किसी पॉइंट के ऊपर सिविल कोर्ट, उसको बोलते हैं ऑर्डर। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या है, सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। For the purpose of this code, the district court is subordinate to high court, and every civil court of a grade inferior to that of a district court, and every court of small causes is subordinate to the high court and district court। तो इसमें क्या लिख रखा है कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट होगा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आएगा जो भी सिविल कोर्ट्स है जो इंफीरियर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो, और जितने भी स्मॉल कोजेज कोर्ट्स हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आएंगे। ठीक है, अब एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस गुजरात रेवेन्यू ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन AIR 2013। ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। सुप्रीम कोर्ट में ने इस
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि ट्रिब्यूनल्स हैं वो कोर्ट्स का बर्डन रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं और वो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं कुछ सर्टेन पावर्स जो कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जुडिशियल ऑफिसर किसी ट्रिब्यूनल को हेड कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट हो गया। ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल होते हैं, कोर्ट्स अलग होते हैं ट्रिब्यूनल से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। सेक्शन 4 है सेविंग सेक्शन और सेक्शन 5 है एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोड, मतलब रेवेन्यू कोड से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन 4 में बताता है कि कोई भी अगर स्पेशल लॉ या लोकल लॉ बना हुआ है, ठीक है, तो सीपीसी वो उसको ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस द कोड डज नॉट लिमिट और अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ करेंटली इन फोर्स। सीपीसी है वो किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ को लिमिट नहीं करेगा, ना ही अफेक्ट करेगा। अगर एक स्पेशल लॉ है प्रेस्क्राइब करता है एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या जुरिस्डिक्शन, दैट लॉ टेक्स प्रेसिडेंस ओवर जनरल सीपीसी रूल। अगर कोई भी स्पेशल लॉ है वो प्रेस्क्राइब करता है स्पेशल प्रोसीजर या जुरिस्डिक्शन, तो सीपीसी के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, वो उस स्पेशल लॉ के प्रोसीजर के रूल्स अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में है स्पेसिफिक एग्जेम्पशन रेंट रिकवरी का। ठीक है, स्पेशली क्लैरिफाई करता है दैट नथिंग इन द सीपीसी अफेक्ट्स एनी रेमेडी a landholder or landlord may have under existing laws for recovery of rent from agriculture and land produce. Okay, अब हम देखते हैं सेक्शन 5 जो कि रेवेन्यू कोड से रिलेटेड है। दिस सेक्शन गवर्न्स हाउ द सीपीसी अप्लाइज टू रेवेन्यू कोड्स। ये बताता है कि सीपीसी रेवेन्यू कोड्स पे कैसे अप्लाई करती है। ठीक है, विच डील्स विद लैंड रेवेन्यू, रेंट और प्रॉफिट्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जहाँ पे एक स्पेशल लॉ है रेवेन्यू कोड्स के लिए, इज साइलेंट ऑन अ प्रोसीजरल मैटर, द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी अप्लाई टू फिल दोज गैप्स। अगर रेवेन्यू कोड्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है और वो लॉ प्रोसीजरल मैटर्स पे साइलेंट है, तो जो सीपीसी के प्रोसीजर हैं वो वहां पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स पावर क्या है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है, वो ऑफिशियल गैजेट से नोटिफिकेशन निकाल सकती है टू डिक्लेयर दैट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू रेवेन्यू कोड्स, कि कुछ जो प्रोविजंस है वो सीपीसी के अप्लाई नहीं करेंगे रेवेन्यू कोड्स पे, एंड टू अप्लाई सीपीसी प्रोविजन विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ की वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसका स्कोप क्या है सेक्शन 5 का। दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू सूट्स और प्रोसीडिंग्स स्पेसिफिकली related to land revenue or agricultural rent. It does not apply to regular civil suits even if they involve landed property, as those fall under the original jurisdiction of civil court. ये सेक्शन अप्लाई करता है सिर्फ सूट्स या प्रोसीडिंग पे जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चरल लैंड से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 6 बताता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में क्या है कि कोई भी कोर्ट है, अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो कोर्ट की जो लिमिट है उससे एक्सीड करती है, तो कोर्ट उस मैटर को नहीं सुनेगा। ठीक है,
सेक्शन 7 है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोड्स। ठीक है, ये सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि कौन से पार्ट्स है सीपीसी के जो अप्लाई नहीं करेंगे स्मॉल कॉजेज कोड्स पे। ठीक है, प्रोविजंस कौन कौन से हैं ये? दीज courts cannot handle matters related to suit specifically exempted from their jurisdiction, execution of decree against immovable property, certain specific powers like appointing a receiver for immovable property or issuing temporary injunction। ठीक है, ये कोर्ट्स हैं, ये हैंडल नहीं करेंगे इन मैटर्स को। ठीक है, ये 3 मैटर्स हैं, इनको कोर्ट्स हैंडल नहीं करेंगे। ये प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, नो अपील्स या रिवीजन। General provisions for appeals and revisions are largely excluded under this section for these courts। इन courts के से appeals और revision के जो provisions हैं उनको exclude कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 8। सेक्शन 8 है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। ये सेक्शन अप्लाई करता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पे इन मेजर सिटीज लाइक कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे एंड अहमदाबाद बाय स्टेट अमेंडमेंट। इसकी जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। कुछ सेक्शन है सीपीसी के सच एज सेक्शन 24, 38 टू 41, 75 एंड 76 टू 77 सिर्फ यही अप्लाई करते हैं इन कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी है, वो एक्सटेंड कर सकता है कोई और जो भी प्रोविजंस है सीपीसी के उन इन कोर्ट्स के ऊपर, मॉडिफिकेशंस के साथ भी और बिना मॉडिफिकेशन के, एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के। ठीक है, ये इंश्योर करता है ये कोर्ट है, ये इंश्योर करते हैं टू फॉलो द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट 1882 फॉर मोस्ट प्रोसीजर्स। मतलब ये प्रेफर करते हैं प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट को फॉलो करना, सीपीसी की जगह पे ये इसको फॉलो करना प्रेफर करते हैं। ओके गाइस, thank you so much for watching this video and please like, share and subscribe the video. Thank you.